बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुश्किल मुआशी हालात की, जिनसे निमटने के लिए इंतहाई सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है। शरह सूद को 20% मुकर्रर कर दिया गया है। मरकजी बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा गया है कि जनवरी में अपने गुज़श्ता इजलास में कमेटी ने महंगाई के मंजरनामे को बैरूनी और मालियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरात को उजागर किया था। उनमें से बेशतर खतरात हकीकत बन गए हैं और फरवरी के महंगाई के अदाद-ओ-शुमार में जुज़वी तौर पर उनकी अक्कासी होती है। कौमी महंगाई इंडेक्स 31.5% हो गई है। मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा गया कि कमेटी तवक्को करती है महंगाई मजीद बढ़ेगी और इसके बाद इसमें कमी आना शुरू होगी, वो के ये बतदरीज होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जोर दिया कि महंगाई की तवक्कुआत पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए मजबूत पॉलिसी रद्द-ए-अमल चाहिए। इस बेहतरी में क़तई नज़र शेड्यूल के मुताबिक कर्जों की अदायगी और रकूम की आमद में कमी के साथ बढ़ती हुई आलमी शरह सूद और मुल्क की गैर यकीनी की कैफियत ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर भी दबाव डाल रही है। बहुत बड़ा मामला, हम कोशिश करेंगे इसको समझने की और इस सिलसिले में क्या कुछ हो सकता है आपके सामने ये सब कुछ रखने की। शरह सूद में इजाफे से मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, हम इसी का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। इसी पर बात करेंगे। मुआशी माहिरीन से हमने राबिता किया है, उन्हीं की राय जानते हैं, उन्हीं की ज़बानी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशियात शाहिद हसन, आबिद क़य्यूम सलेहरी और डॉक्टर इकराम साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमें वक्त दे रहे हैं। शाहिद साहब, पहले आपसे ही हम गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। आप फरमाइएगा सर, मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले को किस तरह देख रहे हैं आप? डिस्काउंट रेट में भी इजाफा किया है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट रेट में इजाफा देखें तो भारत में कोई 6.5 के करीब है डिस्काउंट रेट, हमारा 20% हो गया है। तो एक तो मसला ये आएगा कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए मुश्किल पड़ेगी। दूसरी ये कि पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ेंगे। कम से कम तमाम पार्टियां कानूनी तौर पर अपने आप को पाबंद कर लें कि अगले माली साल से, जब हमारा IMF का प्रोग्राम भी नहीं होगा 1 जुलाई से, तो हम वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे और काले धन को सफेद होने से रोकेंगे। ये एक हलफनामे तमाम पार्टियां साइन कर दें सलामती कमेटी के इजलास में और उसके साथ कानून साजी कर लें, और उसके बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी ये क्लॉज डाल दी जाए कि जो आदमी किसी पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ाए वो भी यही हलफनामा दे कि अगर इस पर अमल नहीं किया तो फिर उनका हुकूमत करने का इख्तियार खत्म हो जाएगा। ये वाहिद तरीका है मईशत को ठीक करने का। इस वक्त तो तबाही बर्बादी जो हो चुकी है उसकी रोशनी में ये सब होना नागुज़ीर था। अच्छा, आबिद क़य्यूम सलेहरी साहब, आप ये बताइएगा कि फैसले के बाद क्या अब IMF राजी हो जाएगा? इस वक्त ऐसा करना इसलिए जरूरी था कि जो मेजर्स हमने लेने थे ओवर द मंथ्स IMF के प्रोग्राम को रिज्यूम करने के लिए, जब वो आप एकदम से लेंगे तो फिर जाहिर है कि वो पेनफुल होंगे हुकूमत के लिए भी और अवाम के लिए भी। अभी भी आज डॉलर की कीमत बढ़ना, शरह सूद जो है उसमें इजाफा होने के बाद भी फिलहाल हमें देखना है कि क्या हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो कर पाएंगे IMF के साथ, जो उसमें कुछ शराइत हैं। जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व यानी हमारे ज़खायर में कितने डॉलर होने चाहिए वो वाली शर्त अभी भी बाकी है, और उसके लिए शायद हमें IMF बोर्ड से एक वेवर लेना पड़े। लेकिन ये तमाम चीज़ें कर लेने के बाद अगर IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान वापस चला जाता है तो ये फिर भी घाटे का सौदा नहीं, क्योंकि कम से कम इससे हम अपने सॉवरेन डेट के डिफॉल्ट से बच जाएंगे। बहुत कुछ करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जाहिर है कि ये शरह सूद बढ़ने से तो जो हमारे बिजनेस ग्रोथ ऑलरेडी चूँकि ऑलमोस्ट ख़त्म है वो और भी ज़्यादा कम होगी और लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा हुकूमत का नुकसान होगा, क्योंकि एक तो उनको जो मुस्तकबिल में और कर्जे लेने हैं वो बहुत महंगे होंगे, जो ऑलरेडी लिए हुए हैं उनके ऊपर भी सूद ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। इसी तरह फॉरेन कर्जे हम उतार नहीं पा रहे हैं और उसके ऊपर अब डिवैल्यूएशन भी इसके साथ आई है। तो मेरा ख्याल है कि शरह सूद बढ़ाने से कोई ख़ास पाकिस्तान का मसाइल हल नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता IMF की हमें जो किस्त मिलनी है उसके जरिए फिर हमें बैंक के कर्जे उतारने के लिए जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, उसकी तरफ ये कदम है और ये शायद इन्होंने खुशी से किया भी नहीं है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में अब हम बुरी तरह उनकी शराइत को मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं।
डॉक्टर इकराम साहब, आबिद सुलहरी साहब, शाहिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस अहम मौजू पर हमसे बात कर रहे थे, वक्त दे रहे थे। डॉलर ने रुपए को क्लीन बोल्ड कर दिया है। एक दिन 19 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपए महंगा हुआ। डॉलर का सरकारी रेट 285 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 7% तक गिरावट देखी गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 18 रुपए महंगा होकर 292 रुपए का हो गया है। डॉलर ने रुपए को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक दिन में 19 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपए महंगा हुआ। डॉलर का सरकारी रेट 285 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 7% की गिरावट देखी गई। ओपन मार्केट में डॉलर 18 रुपए महंगा होकर 292 रुपए का हो गया। ताजरों और मईशतदानों ने डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार पॉलिसी मेकर्स को ठहरा दिया। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी ने खबरदार किया है कि IMF के कहने पर डॉलर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आम आदमी पर महंगाई का इंतहाई खतरनाक असर पड़ेगा। IMF से मुआहदा करने में ताखीर, डॉलर अपना असर दिखाने लगा। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी ने समा से गुफ्तगू में कहा कि IMF के कहने पर पाकिस्तान में डॉलर के रेट को अफगानिस्तान के बराबर न आने दिया जाए। माहिर मौशियात खाकान नजीब ने भी फैसला साजी में ताखीर को डॉलर महंगा होने की वजह करार दिया। हमारे पॉलिसी मेकर जो हरकतें कर रहे हैं ये हमें ज्यादा डैमेज करती है। आपके पास रिजर्व नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपने इसको फ्री फॉल भी नहीं छोड़ना। आज ये हमने जो IMF के कहने पे कि अफगानिस्तान में जो रोज पाकिस्तानी रुपये और डॉलर क्या है वही रेट हम इंटरबैंक में रखें, तो इस तरह की हमें कंडीशन माननी नहीं चाहिए। आपका IMF का जो प्रोग्राम है वो डिले हुआ। IMF के प्रोग्राम की डिले की वजह से आपकी बहुत सी रसाई जो है वो कम हो गई। ऑफ कोर्स IMF ये चाहती है कि आप रुपए की कदर का तायुन ना करें। करेंसी डीलर्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना था कि डॉलर में इजाफे की एक वजह हुकूमत की हज पॉलिसी भी है। इसकी बहुत सी वजूहत इकट्ठी हो गई हैं। हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि हम हाजियों के लिए 2 अरब डॉलर हमारे पास नहीं है देने के लिए, तो हम ये पॉलिसी बना रहे हैं कि 25% तो उन लोगों को अंदाजे में शामिल नहीं किए जाए जो कि अपने डॉलर लेके आएंगे या स्पॉन्सर करेंगे। तो उस वजह से हाजी बड़े पैमाने में इस वक्त रियाल और डॉलर खरीद रहे हैं। उसकी डिमांड यकदम बढ़ी है पिछले 2 दिन से। माहिरीन का कहना है कि बेलगाम अमरीकी करेंसी को अब मजीद खुला नहीं छोड़ना चाहिए। IMF और दोस्त मुल्कों से जल्द अज जल्द रकम मिलना जरूरी है। रुपए की बेकदरी, सोने की कीमत को भी लग गए पर 24 कैरेट फी तोला सोना एक दिन में मजीद महंगा हुआ। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान आलम, कितना महंगा हुआ सोना मजीद? देखिए, डॉलर ने जिस तरह आज लंबी छलांग लगाई है उसने जो है सोने की कीमतों को ऊपर लगा दिए। फी तोला सोना 24 कैरेट का जो है रेट जो है आज 9,400 रुपए की कीमत में इजाफा हो गया और ये कीमत पहुंच गई 2,06,500 रुपए में। इसके साथ 10 ग्राम सोने की कीमत है वो 8,058 रुपए के इजाफे से 1,77,040 रुपए हो गई है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है फी ऑन सोने की कीमत जो है $1 कम होकर $1,836 पर रिकॉर्ड की गई है। जी, बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम। अब आपको बताएं, इमरान खान ने IMF से जालिमाना मुआहदा किया, फिर मुआहदे से इनहराफ करके मुल्क को मुआशी तबाही की तरफ धकेल दिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट सामने आया। कहा, साबिक वजीर आजम की नाअहली और गलत तरजीहात से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। आपको बताएं, इमरान खान ने IMF से जालिमाना मुआहदा किया, फिर मुआहदे से इनहराफ करके मुल्क को मुआशी तबाही की तरफ धकेल दिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा, साबिक वजीर आजम की नाअहली और गलत तरजीहात से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है, मुआशी आदाद-ओ-शुमार दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर मुल्क के डिफॉल्ट होने की अफवाहें फैला रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के है। IMF से जल्द मुआहदा हो जाएगा। IMF के साथ बातचीत जारी है। IMF के साथ हालात मस्बत चल रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा।
वर्ल्ड बैंक के साबिक नायब सदर और साबिक वजीर ख़जाना डॉक्टर शाहिद जावेद कहते हैं IMF से मुज़ाकरात मुश्किल तरीन काम है। हुकूमत मुज़ाकरात में आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक को साथ लेकर जाए तो आसानी हो सकती है। लाहौर में समा के नुमाइंदा खुसूसी जुल्फ़िकार अली ने डॉक्टर बरकी से खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। IMF के साथ हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। अब वो जितनी डिमांड्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती जा रही है, तो क्या ये आपको लगता है कि हमारा अब एग्रीमेंट जो है उनके साथ हो जाएगा? अब क्या देख रहे हैं? ये फीलिंग है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। डिफ़ॉल्ट एक आसान काम नहीं है। मैं लैटिन अमेरिका पे काम करता था तो 3 मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट किया था। इट टुक द मोर देन 10 years टू रिकवर फ्रॉम दैट। तो ये डिफ़ॉल्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। IMF is a difficult organization to work with. मैं उनको लैटिन अमेरिकन गवर्नमेंट्स को कहता था कि जब आप IMF से गुफ्तगू करने जाएं तो वर्ल्ड बैंक को अपने साथ ले जाएं। अब I don't know whether we are doing this, whether the World Bank and Asian Development Bank are involved in this discussion. If not, they should be. तो डॉक्टर साहब क्या होगा, क्या अभी पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है? लोग बहुत खौफजदा हैं। पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत होगी। अब ये भीख मांगने की बात है, लेकिन वी मस्ट टाइड ओवर दिस एंड ट्राई टू गेट द चाइनीज़, द सऊदीज़ एंड अदर अरब कंट्रीज़ to fill the gap that we have and rather than depend totally on IMF. कराची के फ्लावर मिल्स मालिकान की बात करते हैं। उन्होंने आटा मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया। सिंध एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी आमिर ने कहा कि आज से कराची में आटा फराहम नहीं करेंगे। चौधरी आमिर ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा खुराक ने झूठे इल्ज़ामात लगाकर कराची में 4 जबकि अंदरूनी सिंध 3 फ्लावर मिल्स को सील कर दिया है। एक तो गंदम खराब है, उस पर सितम ये कि खराब गंदम का पूरा कोटा दिए बगैर ही सरकारी रेट पर आटा बेचने के लिए कहा जा रहा है, जो ब्लैकमेलिंग के बराबर है। और अब आपको ये बताएं, दवाओं की किल्लत का बहरान शदीद तर हो गया है। चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने इंडस्ट्री बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया है। सैयद फारूक बुखारी ये कहते हैं कि दवासाज कंपनियां दिवालिया होने के करीब हैं। LCs ना खोलने और डॉलर्स के बढ़ते रेट्स के बायस दवाएं नहीं बना सकते। चेयरमैन फार्मा एसोसिएशन का मजीद ये कहना था कि दवासाज कंपनियों को दरपेश शदीद मुआशी बहरान के मुतालिक हुकाम को मुतादिद बार आगाह किया, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक दूर नहीं किए गए। गंदम, चीनी, घी की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ। हुकूमत अपने रवैये पर नजरसानी करके फार्मा इंडस्ट्री को बचाए। नेप्रा ने बिजली सारिफीन पर ₹3.39 इजाफी सरचार्ज की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अथॉरिटी का मामले पर कानूनी राय लेने का फैसला। गुज़िश्ता साल के फ्यूल एडजस्टमेंट के 52 अरब की रिकवरी की भी फौरी इजाज़त नहीं दी। चेयरमैन नेप्रा ने कहा, जो बिल दे चुके उन पर इजाफी बोझ की इजाज़त कैसे दे दें? हमसे रबर स्टैंप का काम न लिया जाए। समात की तफसील ज़हीर अली खान की रिपोर्ट में। पावर होल्डिंग कंपनी के 800 अरब रुपए कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए ₹3.39 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की दरखास्त पर समात। चेयरमैन नेप्रा ने पावर डिवीजन हुकाम की सरजनिश कर दी। कहा, पावर सेक्टर की कारकर्दगी में बेहतरी के बजाय अवाम पर टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। जिसने बिल दिया वही इजाफी सरचार्ज देगा, बिल ना देने वाला मुस्कुरा रहा है। पावर डिवीजन हुकाम ने नया सरचार्ज न लगाने से सूद का बोझ बढ़ने की तावील पेश की तो अथॉरिटी ने कहा, हुकूमत गारंटी दे कि 765 अरब बकाया रकम अवाम पर नहीं डालेगी। चेयरमैन नेप्रा ने सरचार्ज की मंजूरी से इनकार करते हुए कहा, हमसे रबड़ स्टैंप का काम न लिया जाए। पहले कानूनी राय लेंगे कि क्या अथॉरिटी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर सकती है। गुज़श्ता साल जून जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 52 अरब रुपए की मुअख्खर शुदा अदायगियों के मामले पर अलग समात हुई। पावर डिवीजन ने कहा, मार्च से अक्टूबर तक सारिफीन से ₹14.24 इजाफी वसूली करनी है। चेयरमैन नेप्रा बोले, इतने अरसे बाद दरखास्त क्यों दायर की गई? कानूनी राय लिए बगैर मंजूरी नहीं दे सकते। और अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती और अफवाज पाकिस्तान के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं, मुलाकात में खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती और अफवाज पाकिस्तान के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई।
वफाकी काबीना को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग, कानूनी निकात और हुकूमती नुक्ता नज़र पर एतमाद में लिया गया। काबीना अरकान ने कहा, इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है, मुल्क अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एलामिये के मुताबिक जनवरी के बिजली ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट भी इजलास में पेश की गई। काबीना ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना था, कौम मुंतज़िर है, ब्रेकडाउन के जिम्मेदारान को संगीन लापरवाही पर करार वाकई सज़ा दी जाए। ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आज़म ने खुसूसी कमेटी कायम कर दी। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक, मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर हुकूमती नुक्ता नज़र से भी आगाह कर दिया गया। काबीना ने वाज़ेह किया, सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। मुआशी बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर आगे बढ़ना होगा। मुल्क अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काबीना ने मुतबादिल तवानाई के मंसूबे आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बिजली चोरी रोकने के इक़दाम तेज करने की सिफारिश। सरकारी औकात के बाद तजारती मकासद के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म ने कहा, कम लागत और माहौल दोस्त बिजली की फ्राहमी हुकूमत की तरजीह है। सस्ती बिजली देकर आवाम की जेब पर बोझ कम करेंगे। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। मुल्क भर में 23 जनवरी के बिजली ब्रेकडाउन की रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी गई। NTDC, नेपरा, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार करार। काबीना ने गफलत और नाअहली के मुर्तकिब अफसरान और अहलकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी। और अब आपको बताएं, 2 सूबों में इंतखाबात, पुरानी और कौमी असम्बली समेत 2 सूबों में नई हल्का बंदियों पर कैसे होंगे? मुंतखब सूबाई हुकूमतों के होते हुए शफाफ इंतखाबात मुमकिन भी हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2-3 से आया है या 4-3 से? अदालत उज़्मा के फैसले के बाद उठने वाले सवालात पर आईनी माहिरीन क्या कहते हैं, ये जानते हैं इस्लामाबाद से जुल्कनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में। 2 सूबों में आम इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस अक्सरियत से आया? क्या 2 सूबों में इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी और बाकी मुल्क में नई मरदमशुमारी पर होंगे? आईनी माहिरीन इस गंभीर मसले को कैसे देखते हैं, ये भी जान लीजिए। मेरे दानिश में तो ये जिस बेंच ने सुना है, क्योंकि बाकी 2 जजेस ने तो ये केस नहीं सुना, ये बेंच 5 मेंबर का बेंच था और इसका फैसला 3-2 से आया है, तो अक्सरियती फैसला है। तो मेरा ख्याल है इसी को फैसला माना जाएगा। मरदमशुमारी का दोबारा सिलसिला शुरू किया गया है, वो बिल्कुल हुकूमत का इस्तेहकाक होता है और वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो ऑफिशियली पब्लिश नहीं होगा तब तक उसकी हैसियत इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में रेलेवेंट होगा ही नहीं। कानूनी माहिरीन कहते हैं, सियासी हुकूमतों के होते हुए शफाफ इंतखाबात होना मुमकिन नहीं होगा। हो ही नहीं सकता सूबाई हुकूमत किसी और पार्टी की और इलेक्शन में वो फेयर रह जाए या इम्पार्शियल या गैर जानिबदार रह जाए। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में इंतखाबात हमेशा ही मुतनाज़े रहे हैं, लेकिन इस अंदाज में इंतखाबात हुए तो अदम इस्तेहकाम में कमी नहीं आएगी बल्कि उल्टा इजाफा ही होगा। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ जुल्कनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन इमरान खान पर बरस पड़े। इल्ज़ाम लगाया कि भारत और इसराइल ने इमरान खान की इलेक्शन मुहिम के लिए फंडिंग की। साबित हो चुका इमरान खान फॉरेन फंडेड एजेंट है। इमरान खान ने इदारों के खिलाफ साजिशें की, अदलिया पर हमले किए। इमरान खान को लाने वाले नहीं चाहते पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। इमरान खान के लिए ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो गैर मुल्की ऐसे ममालिक जो कि पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है, जो पूरी दुनिया के नक्शे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है, वो सस्टेन करे। पाकिस्तान के साथ ये किया गया कि एक नाअहल शख्स जो किसी एजेंडा पे काम कर रहा था, जिसको बैरूनी ममालिक से, उन ममालिक से फॉरेन फंडिंग हो रही थी, जिसकी इलेक्शन कैंपेन है जिसमें भारत और इसराइल के पैसे शामिल हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा हुआ है। एक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे और फिर वो इक़्तिदार में आके बैठे। वो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आके बैठी, उसने जानबूझकर इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने इस मुल्क में नफरतें फैलाने की कोशिश की, आपने इस मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू की, आपने अदालत के खिलाफ साजिशें शुरू की, आपने जजेस को धमकियां दी, आपने मुल्क के अहम इदारों और उनके सरबराहों के खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टार्ट की।
आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कम्प्लेक्स हंगामा राय केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज दोनों मुकदमा सीटीडी को मुंतकिल कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों मुकदमात की तफ्तीश सीटीडी की टीम करेगी। इख्तियारात मिलते ही सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए मजीद 3 पीटीआई कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया। मजमूई तौर पर गिरफ्तार होने वाले पीटीआई कारकुनों की तादाद अब 32 हो गई है, जिन्हें सीटीडी के हवाले कर दिया गया है। सीटीडी की जानिब से गुज़श्ता रात भी मुतादिद घरों पर छापे मारे गए हैं। और इस सब के साथ साथ पीटीआई का एक और यू टर्न। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी और इलेक्शन कमीशन के ज़िम्नी इंतखाबात कराने के मामले को रुकवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। सज्जाद हैदर रिपोर्ट करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे क्यों मंजूर किए? 16 मार्च इलेक्शन कमीशन के ज़िम्नी इंतखाबात को रोका जाए। पीटीआई रहनुमा परवेज खटक और मुराद सईद समेत दीगर साबिक अरकान कौमी असम्बली के वकील की अदालत में इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर ने केस सुनने से ही माजरत कर ली। 2 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को ये बच्चों का खेल लगता है। पहले इस्तीफों की मंजूरी के लिए जुलूस लेकर स्पीकर के पास जाते थे और अब कहते हैं कि हमने इस्तीफे वापस लेने हैं। पीटीआई के वकील की अदालत से 16 मार्च के ज़िमनी इलेक्शन पर हुक्म इम्तनाई की इस्तदा। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि मुझे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज तैनात किया गया है, लिहाजा केस कल को योर बेंच सुनेगा। कैमरामैन मेरान मुनीर के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें, स्टेट बैंक ने एक्सचेंज रेट को अफगान बॉर्डर रेट से मुंसलिक करने की तरदीद कर दी है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को ग्रे मार्केट से मुंसलिक नहीं कर सकता। इसी बारे में मजीद बात होगी। सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिजवान आलम साहब, ये थोड़ा सा मामला समझाएं, इस खबर की तफसील बताएं। किरण, देखिए, आज जो खबरें आ रही थी वो यही थी कि कोई आईएमएफ ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सचेंज रेट को अफगान बॉर्डर रेट से मुंसलिक करे। यही वजह थी कि आज हमने देखा था मार्केट में एक अफरा तफरी मची हुई थी और डॉलर ने एक बहुत लंबी छलांग लगा दी, रिकॉर्ड। ये चीज आज फिर मॉनेटरी पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट थी। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ और वो खत्म हुई मीटिंग, तो उसके बाद स्टेट बैंक जो है वो एक ब्रीफिंग देता है हर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद माशी तज्जियाकारों को, और ये जो बैंक्स के जो ट्रेजरी के लोग होते हैं, हेड्स होते हैं, उनको बुलाकर। तो गवर्नर स्टेट बैंक ने आज ये ब्रीफिंग दी थी इन लोगों को। इसी ब्रीफिंग में गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि जो है वो मरकजी बैंक जो है वो इस ग्रे मार्केट से को फॉलो कर ही नहीं सकता, कोई भी मरकजी, और ना पाकिस्तान का मरकजी बैंक करेगा और ना अफगान रेट से जो है डॉलर के एक्सचेंज रेट को मुंसलिक किया जा रहा है। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने बताया कि IMF प्रोग्राम का जो 9th रिव्यू जो कि हो जाएगा, उसके बाद जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है पाकिस्तान के, उस पर काबू पा लिया जाएगा। रिजवान आलम, बहुत शुक्रिया आपने बताया इस बारे में। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद की मातहत अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को मुनाफरत और इश्तिआल अंगेज़ी पर उकसाने के केस से बरी कर दिया है। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास ने अमजद शोएब केस की समाअत की। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमजद शोएब के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ किसी सरकारी मुलाजिम ने दरख्वास्त नहीं दी। सारा रोना धोना इलेक्शन कराने से मुतालिक था। अब तो फैसला भी आ गया। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि अमजद शोएब के खिलाफ ऐसे कोई शवाहिद या मवाद रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया जो किसी जुर्म से उनका ताल्लुक जोड़े। अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तय पा गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 125 यूनियन काउंसिल्स पर 120 दिन में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। पोलिंग तक यूनियन काउंसिल्स की तादाद मजीद नहीं बढ़ाई जा सकेगी। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का मामला बिलाखिर तय पा गया। इंतखाबात 101 नहीं 125 यूनियन कौंसिल पर ही होंगे, लेकिन 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सब मान गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बल्दियाती इलेक्शन फैसले के खिलाफ वफाक और इलेक्शन कमीशन की इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब बल्दियाती एक्ट में तरामीम कानून का दर्जा हासिल कर चुकी, इसलिए 101 यूनियन काउंसिल्स पर ही इलेक्शन का सिंगल बेंच का फैसला गैर मुअस्सर है, मगर शेड्यूल जारी होने के बाद तरामीम लाना ज्यादती थी। कानून इजाजत देता हो तब भी ऐसा करना मुनासिब नहीं।
अदालत ने वफाकी हुकूमत को इस बार इलेक्शन से पहले यूनियन काउंसिल की तादाद मजीद बढ़ाने से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस ने वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी को मुखातिब करते हुए कहा, आप मजीद यूसीज न बनाने का बयान अगर नहीं देते तो हम अपने फैसले में लिख देंगे। इस बार इलेक्शन से पहले ऐसी कोई तरमीम नहीं आएगी। इस्लामाबाद में कम अज कम 10 साल के लिए यूनियन काउंसिल में इजाफे की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने अदालत के सामने कह दिया 60 दिन में नई हदबंदियां करके इसी मुद्दत में इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर देंगे। 120 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। अदालत ने अपीलें निपटा दी। कराची में मर्दमशुमारी के तहत घर घर शुमारी का दूसरा रोज गवर्नर हाउस में खाना और मर्दमशुमारी का इफ्तिताह कर दिया गया। जिला मलीर में अमले की घर घर जाकर गिनती का अमल जारी। MQM और जमात इस्लामी ने डिजिटल मर्दमशुमारी को जालसाजी पर मबनी करार दिया। हर शहरी को गिना जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने भी दावा कर दिया। कराची में मर्दमशुमारी का दूसरा रोज पहली मरतबा डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत घर शुमारी का सिलसिला जारी है। जिला मलीर में 7वीं मर्दमशुमारी के पहले मरहले में आबादी का तयन किया जा रहा है। ताहम अमले को दौरान ड्यूटी सहूलियात के फुकदान का सामना है। वही मसला है कि हमारे पास लोगों की आवाम की तरफ से कॉपरेशन नहीं है। MQM और जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। पीपल्स पार्टी का तो कोई वास्ता और ताल्लुक है ही नहीं मर्दमशुमारी से। उन्होंने अपना जो बारीक काम करना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर लिया। सिस्टम बैठा हुआ है, एन्यूमरेटर काम नहीं कर रहे और फ्रॉड फिर यही हो रहा है। इस्तिलाहात में उलझाकर वही काम किया जा रहा है कि कराची की काउंटिंग नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध ने भी गवर्नर हाउस में खाना और मर्दमशुमारी का इफ्तिताह किया। सूबाई सेंसस कमिश्नर ने हुक्काम को ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध कहते हैं कुछ खामियां नजर आई हैं, इसका नोटिस लिया है। ये बड़ा जरूरी है कि कराची के सभी लोग वो अपने आप को इसमें रजिस्टर कराएं। फारूक भाई मेरे बड़े मोहतरम हैं। इस तरह की फुलझड़ियां छोड़ने से प्रॉपर काम करें। DC ईस्ट ने अगर किसी को कहा है और उनके पास कोई सबूत है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज मर्दमशुमारी करने वाले अमले को हिरासा करने के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने सुहेल नामी वर्कर को हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है वर्कर से मोबाइल फोन नहीं छीना गया। वर्कर ने अपने सुपरवाइजर के कहने पर झूठ बोला। 32 दिन में 22 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों की गिनती। मुल्क में पहली बार डिजिटल मर्दमशुमारी 1 मार्च से 1 अप्रैल तक होगी। आप ये ना समझिएगा कि हुकूमत अप्रैल फूल मना रही है। इस मरतबा वाकई सब कुछ डिजिटल होगा ताकि आबादी की गिनती में गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब होगा क्या? तमाम मालूमात डिजिटल दर्ज होंगी। गिनती करने वाला अमला आपके घर आएगा। ऐसा टैबलेट उसके हाथ में होगा। सरपरस्ते आला का नाम पूछेगा, 19 सवालों के जवाब मांगेगा। घर में जितने भी लोग रहते हैं उनके नाम, उम्र, जिन्स, अज़दवाजी हैसियत, मजहब, घर के सरबराह से रिश्ता, कौमियत, मादरी ज़बान, तालीम, नौकरी, पैदाइश का ज़िला और नकल मकानी वगैरह। घर के बारे में 14 सवालात पूछे जाएंगे कि आप मालिक मकान हैं, किराएदार हैं, घर के दरो दीवार कैसे हैं, छत पक्की है या नहीं, घर में रोशनी का इंतजाम, बिजली वगैरह, पीने के पानी का जरिया, कितने किचन हैं, घर का कोई फर्द मुल्क से बाहर भी रहता है। डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए 1,26,000 खुसूसी टैबलेट्स खरीदी गई हैं। डेटा की महफूज ट्रांसमिशन का सिस्टम कायम किया गया है। आबादी गिनती करने वाला अमला मखसूस पोर्टल इस्तेमाल करेगा ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। 34 अरब की लागत से होने वाली डिजिटल मर्दमशुमारी की सिक्योरिटी का जिम्मा पाक फौज के पास है। मर्दमशुमारी के इब्तदाई नताइज अप्रैल में ही मुकम्मल हो जाएंगे, जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में नई हल्का बंदियां करेगा।